लंदन की ठंडी सुबह थी। 221 बी बेकर स्ट्रीट की खिड़कियों पर हल्की सफेद धुंध चिपकी हुई थी। कमरे में जलती हुई अंगीठी हल्की गर्मी दे रही थी। मैं, डॉक्टर वॉटसन, अपने हाथ में गर्म चाय का प्याला लिए हॉल्म्स को देख रहा था। हॉल्म्स हमेशा की तरह अपने आराम कुर्सी में गहरे डूबा बैठा पाई पी रहा था। उसकी आंखें आधी बंद थी, जैसे वो किसी गहरी सोच में हो। अचानक सीढ़ियों में किसी के तेज कदमों की आवाज आई। कुछ ही क्षण बाद दरवाजा जोर से खुला। एक लंबा, चौड़े कंधों वाला पर बेहद थका हुआ आदमी अंदर आया। उसका चेहरा तनाव से कड़ा हो रखा था। मैंने महसूस किया कि यह कोई साधारण शख्स नहीं है। हॉल्म्स बिना घबराए सीधा बैठ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, कृपया अंदर आइए, मिस्टर। वो आदमी लगभग गिरते हुए कमरे में आया और कुर्सी पर बैठ गया। उसकी सांसें भारी चल रही थी। उसने कहा, मेरा नाम मिस्टर नेल गिब्सन है। हॉल्म्स की आंखों में पहचान की एक चमक उभरी। अमेरिका वाला गोल्ड किंग? हॉल्म्स ने पूछा। गिब्सन ने सिर हिलाया। हां, वही। मैंने गौर से उसे देखा। ये वही नेल गिब्सन था जिसके पास अमेरिका की सबसे बड़ी सोने की खानें थी। एक अमीर, ताकतवर और कई जगहों पर बदनाम व्यक्ति। लेकिन आज वो पूरी तरह टूटा हुआ लग रहा था। हॉल्म्स ने शांति से पूछा, आप यहां किस लिए आए हैं? गिब्सन की आवाज कांपी। हॉल्म्स, मेरी पत्नी मरिया गिब्सन की हत्या हो गई है। कमरे में गहरी खामोशी फैल गई। कुछ सेकंड रुककर वो बोला, और पुलिस ने मेरी बच्चों की गवर्नेंस ग्रेस दुम्बर पर आरोप लगा दिया है। हॉल्म्स ने पूछा, और आप मानते हैं कि वो निर्दोष है? गिब्सन ने तुरंत कहा, हां, बिल्कुल निर्दोष। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। मैंने उसकी आंखों में निराशा देखी। हॉल्म्स ने पाइप एक तरफ रखा और बोला, कृपया ये मामला शुरू से बताइए। गिब्सन ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं हैम्पशायर में थोर प्लेस नाम के पुराने मैंशन में रहता हूं, और उसके पास एक पत्थरों का बना पुल है, थोर ब्रिज। वही। मेरी पत्नी की लाश मिली। मैंने पूछा, क्या उसी पुल पर हत्या हुई? गिब्सन ने कहा, हां, पुल के ठीक बीचों बीच। हॉल्म्स ने आगे पूछा, और पुलिस को ग्रेस दुम्बर पर शक क्यों हुआ? गिब्सन ने बताया, मेरी पत्नी को उससे एक चिट्ठी मिली थी। उसी रात मिलने के लिए बुलाने की चिट्ठी। चिट्ठी पर ग्रेस की उंगलियों के निशान पाए गए। मैं ये सुनकर थोड़ा असहज हुआ। गिब्सन बोला, और जिस रिवॉल्वर से मेरी पत्नी की हत्या हुई, वो ग्रेस के कमरे में मिला। ये सुनकर मैं भी चौंक गया। हॉल्म्स का चेहरा अब भी शांत था, पर उसकी आंखों में तेजी आ गई थी। मामला ऊपर से देखने पर सीधा लगता है, हॉल्म्स बोला, लेकिन आप कह रहे हैं कि ग्रेस निर्दोष है। गिब्सन ने थकी आवाज में कहा, हॉल्म्स, मेरी पत्नी मरिया बहुत कठोर और क्रूएल स्वभाव की थी। हमारा रिश्ता लंबे समय से खराब था। उसने आंखें झुका ली। ग्रेस बहुत अलग है, वो बोला। वो दयालु है, समझदार है, और बच्चों की देखभाल बेहद प्यार से करती है। हॉल्म्स ने पूछा, क्या आपकी पत्नी उसे पसंद नहीं करती थी? गिब्सन थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, नहीं, वो उससे नफरत करती थी। हॉल्म्स ने बहुत शांत स्वर में कहा, क्या जेलसी इसमें शामिल थी? कमरे में फिर से चुप्पी फैल गई। आखिरकार गिब्सन ने धीमी आवाज में कहा, हां। हॉल्म्स पीछे टिक गया और बोला, अब कहानी साफ होने लगी है। मैंने उत्सुकता से पूछा, हॉल्म्स, आपको क्या समझ आया? हॉल्म्स बोला, जिन मामलों में जेलसी शामिल होती है, वहां सच अक्सर बहुत गहरे छिपे होते हैं। गिब्सन ने हॉल्म्स की आंखों में देखते हुए कहा, मैं आपसे विनती करता हूं, ग्रेस को बचाइए। हॉल्म्स ने कोट उठाते हुए कहा, डॉक्टर वॉटसन, हमें हैम्पशायर के थोर ब्रिज जाना होगा। मैंने तुरंत सिर हिलाया। हॉल्म्स बोला, मिस्टर गिब्सन, मैं आपका मामला स्वीकार करता हूं। गिब्सन की आंखों में उम्मीद की एक चमक लौट आई। हॉल्म्स ने कहा, सच्चाई थोर ब्रिज के पत्थरों में छिपी है, और मैं उसे बाहर निकाल कर ही दम लूंगा। अगली सुबह हम मिस्टर गिब्सन के साथ हैम्पशायर के लिए रवाना हुए।
ट्रेन धुंध भरे अंग्रेज देहात के बीच से गुजर रही थी। खिड़की से बाहर दिखता हर पेड़ जैसे किसी पुराने चित्र की तरह स्थिर लग रहा था। हॉल्म्स खिड़की के पास बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, पर मैं जानता था वो नींद में नहीं था, बल्कि दिमाग तेज गति से काम कर रहा था। मैंने धीरे से पूछा, हॉल्म्स, तुम्हें इस मामले में क्या अलग लगता है? हॉल्म्स ने आंखें खोले बिना कहा, वॉटसन, मिस्टर गिब्सन ऐसा आदमी नहीं है जो मामूली बात पर टूट जाए। उनकी पत्नी की मौत ने उन्हें अंदर तक हिला दिया है, और जिस तरह से वो मिस ग्रेस दूम्बर का बचाव कर रहे हैं, उसमें कुछ गहरा छिपा है। मैंने पूछा, क्या तुम्हें ग्रेस पर शक है? हॉल्म्स बोला, मैं कभी किसी पर बिना सबूत के शक नहीं करता, और यहां सबूत ही अजीब लग रहे हैं। ट्रेन रुकते रुकते हल्का झटका देकर थम गई। हम हैम्पशायर के छोटे स्टेशन पर उतर गए। स्टेशन छोटा था, एक पुरानी ईंटों की इमारत जिसकी छत पर काई जमी हुई थी। एक घोड़ा गाड़ी हमारा इंतजार कर रही थी। गाड़ीवान ने झुककर कहा, थोर प्लेस तक ले चलो सर। हॉल्म्स ने सिर हिलाया। हम गाड़ी में बैठे और सड़क पर आगे बढ़ने लगे। हल्की धुंध खेतों पर तैर रही थी। कहीं दूर पेड़ों की कतारें हवा में हिल रही थी। मैंने सोचा, ये जगह शांत है, खूबसूरत है, लेकिन इसी शांत जगह में एक खून हुआ है। हॉल्म्स ने अचानक कहा, वॉटसन, ऐसे मामलों में सीनरी अक्सर अपराधी के दिमाग को छिपाती है। करीब आधा घंटा चलते रहने के बाद हम थोर प्लेस पहुंचे। एक विशाल, पुराना, लेकिन बेहद शानदार मैंशन। पत्थरों से बना, ऊंचे खंभों वाला, भारी दरवाजों वाला घर। अंदर सर्वेंट्स और स्टाफ में हलचल थी। हमारे अंदर प्रवेश करते ही एक उम्रदराज आदमी हमारे पास आया। मैं मिस्टर बेट्स हूं सर, उसने कहा। गिब्सन साहब ने कहा था कि आप लोग आएंगे। हॉल्म्स ने पूछा, क्या आप हमें मर्डर वाली जगह दिखा सकते हैं? बेट्स ने सिर हिलाया, जरूर सर। थोर ब्रिज यहीं से थोड़ी दूरी पर है। हम मैंशन के पीछे की ओर से एक पगडंडी पर चल पड़े। पेड़ों की शाखें ऊपर से झुककर जैसे रास्ते को ढक रही थी। कुछ मिनटों के बाद हम थोर ब्रिज के पास पहुंचे। मैंने पुल को देखा और हल्की सिहरन महसूस की। ये एक पुराना पत्थरों का बना आर्च ब्रिज था। नीचे गहरी घाटी और हल्की सी बहती हुई नदी। पुल के बीचों बीच अभी भी कुछ चौक के निशान थे, जहां पुलिस ने लाश की स्थिति को मार्क किया था। हॉल्म्स वही झुककर जमीन को देखने लगा। उसने पत्थरों के जोड़, किनारों के निशान और रेलिंग की ऊंचाई को ध्यान से परखा। मैं उस पर ध्यान देता रहा। हॉल्म्स ने रेलिंग छूकर कहा, यहां किसी भारी चीज के गिरने का निशान है। बेट्स ने कहा, कहां? सर, पुलिस का कहना है कि मैडम गिब्सन को सामने से एक गोली मारी गई। हॉल्म्स ने पूछा, क्या कोई गवाह था? नहीं सर। हॉल्म्स उठकर पुल के उस स्पॉट पर खड़ा हुआ जहां चौक के निशान थे। उसने नीचे झांका। नदी की आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन नीचे की गहराई डरावनी थी। हॉल्म्स ने कहा, कहते हैं कि गोली सामने से चली थी और मर्डर वेपन ग्रेस दूम्बर के कमरे में मिला। मैंने कहा, यानी मामला ग्रेस पर पूरा टिक गया है। हॉल्म्स ने शांत स्वर में कहा, वॉटसन, कभी कभी बहुत सीधा दिखने वाला मामला ही सबसे बड़ा जाल होता है। फिर हॉल्म्स ने बेट्स से पूछा, क्या मिस दूम्बर मैंशन में है? बेट्स बोला, नहीं सर, वो जेल में है। हॉल्म्स ने कहा, हमें उससे मिलना होगा। हॉल्म्स पुल से नीचे घुटनों के बल बैठा और पत्थरों के जॉइंट्स को अपनी उंगलियों से महसूस करने लगा। कुछ क्षण बाद उसने हल्की आवाज में कहा, वॉटसन, यहां कोई छोटा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण फैक्ट छिपा है। मैंने ध्यान से देखा। मुझे सिर्फ पत्थरों की दरारें दिखी। हॉल्म्स बोला, ये मार्क्स, ये पैटर्न और ये डेप्थ कुछ कह रही है। मैंने कहा, हॉल्म्स, क्या तुम्हें कुछ मिला? हॉल्म्स मुस्कराया। मैं कहूंगा कि कुछ अनजान नहीं, बल्कि अजीब मिला है। वो उठकर बोला, चलिए वॉटसन, अब हमें जेल में मिस ग्रेस दूम्बर से मिलना चाहिए। हम जेल पहुंचे। एक ठंडी, पत्थरों वाली इमारत।
गार्ड ने मिस्टर गिब्सन की चिट्ठी देखकर हमें अंदर जाने दिया। ग्रेस दूम्बर को जब कमरे में लाया गया, मैं कुछ क्षण तक बोल ही नहीं पाया। वो करीब 24 से 25 साल की होगी। चेहरा शांत, लेकिन आंखों में गहरी पीड़ा थी। उसके चेहरे पर कोई अपराधीपन नहीं था, बल्कि मासूम दर्द था। हॉल्म्स ने विनम्र स्वर में कहा, मिस दूम्बर, मैं शर्लॉक हॉल्म्स हूं। ग्रेस ने हल्की मुस्कान दी। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, मिस्टर हॉल्म्स। हॉल्म्स बोला, आपकी स्थिति कठिन है। ग्रेस ने कहा, मेरा भगवान गवाह है, मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने पूछा, क्या आप उस चिट्ठी के बारे में बता सकती हैं जो मैडम गिब्सन को मिली थी? ग्रेस ने गहरी सांस ली। वो चिट्ठी मैंने नहीं लिखी। हॉल्म्स ने तुरंत पूछा, लेकिन उस पर आपकी उंगलियों के निशान क्यों हैं? ग्रेस बोली, क्योंकि वह चिट्ठी मुझे मेरे कमरे के दरवाजे पर मिली थी। मैंने उसे उठाया, पढ़ा, और मेरा दिल डर से भर गया। हॉल्म्स ने पूछा, आप गई क्यों नहीं? ग्रेस की आंखें भर आई। मैडम गिब्सन बहुत क्रोधित स्वभाव की महिला थी। मैं उनके सामने अकेले नहीं जाना चाहती थी। हॉल्म्स ने कहा, लेकिन आप गई। ग्रेस ने धीरे से सिर हिलाया। हां, मैं गई। मैंने पूछा, क्या हुआ वहां? ग्रेस बोली, वो पुल पर पहले से थी। बहुत गुस्से में, उसकी आवाज कांप रही थी। उसने मुझ पर नेल गिब्सन को बहकाने का आरोप लगाया। हॉल्म्स बोला, और क्या यह सच है? ग्रेस ने तुरंत कहा, नहीं, कभी नहीं। उसकी आवाज में सच्चाई थी। ग्रेस ने आगे कहा, मैंने उसे समझाने की कोशिश की। उसने मुझे धक्का देकर कहा कि वो सबको बताएगी कि मैंने उसका घर छीन लिया। मैंने पूछा, और फिर? ग्रेस बोली, मैं वहां से भाग आई। उस समय वो जिंदा थी। मैंने कुछ नहीं किया। उसकी आवाज टूट गई। हॉल्म्स ने बहुत शांत स्वर में पूछा, क्या आप अपने कमरे में रखे रिवॉल्वर को पहचानती हैं? ग्रेस ने रोते हुए कहा, वो मेरी बंदूक नहीं है। हॉल्म्स ने धीरे से सिर हिलाया। ग्रेस ने आगे कहा, मैंने कभी हाथ भी नहीं लगाया उसे। मैंने हॉल्म्स की ओर देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे पजल का बड़ा टुकड़ा उसे मिल गया हो। हॉल्म्स उठ खड़ा हुआ। मिस दूम्बर, मैं आपको वादा करता हूं, आपको इस अपराध से मुक्त करवाऊंगा। ग्रेस ने आंसू पोंछकर कहा, गॉड ब्लेस यू, मिस्टर हॉल्म्स। हम जेल से बाहर निकले। मैंने पूछा, हॉल्म्स, क्या तुम्हें उसकी बात पूरी तरह सच्ची लगती है? हॉल्म्स बोला, वॉटसन, उसके शब्द नहीं, उसकी आंखें सच्ची थी, और उसके खिलाफ सबूत बहुत परफेक्ट है। मैंने कहा, परफेक्ट मतलब? हॉल्म्स बोला, मतलब इतने परफेक्ट कि वे असली लगते ही नहीं। हम वापस थोर ब्रिज की तरफ चले। हॉल्म्स रास्ते भर चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों के पीछे पूरा केस घूम रहा था। जब हम फिर से पुल पर पहुंचे, हॉल्म्स ने मुझे कहा, वॉटसन, अब हम सच्चाई के बिल्कुल करीब हैं। उसने अपनी जेब से एक पतली मेजरिंग टेप निकाली। मैंने हंसकर कहा, हॉल्म्स, क्या तुम वास्तुकार बनने वाले हो? हॉल्म्स ने मुस्कुराकर कहा, वॉटसन, कभी कभी मिलीमीटर भी हत्या का राज खोल देते हैं। हॉल्म्स ने रेलिंग के किनारे लंबाई नापी। फिर उसने पत्थरों के कोनों पर उंगलियों से चोट की आवाज सुनी। उसने कहा, वॉटसन, यहां कुछ गिरा है, और घटना के बाद गिरा है। मैंने नीचे झांक कर देखा। नीचे सूखी झाड़ियों में कुछ चमक रही थी। हॉल्म्स ने कहा, वॉटसन, नीचे उतरना पड़ेगा। मैं बोला, क्या? हॉल्म्स ने कहा, हां, मेरे बहादुर साथी, असली राज नीचे है। और हम नीचे उतरने लगे। सुबह की हल्की धूप कमरे में फैल रही थी, और मिस्टर शर्लॉक हॉल्म्स अपने हाथ में थॉर ब्रिज का नक्शा लिए चुपचाप खड़े थे। मैंने देखा कि उनकी आंखों में वही तेज चमक थी जो सिर्फ तब दिखाई देती थी जब उनके दिमाग में कोई बड़ा विचार जन्म ले रहा हो। हॉल्म्स ने धीरे धीरे नक्शा मेज पर फैलाया और फिर मेरी तरफ देखा। वॉटसन, उन्होंने कहा, यह केस जितना साधारण दिख रहा है उतना है नहीं। मैंने कुर्सी खींचकर बैठते हुए पूछा, क्या आपको कुछ नया मिला है? हॉल्म्स मुस्कुराए।
मिला नहीं। कुछ छिपा हुआ महसूस हो रहा है। मैंने थोड़ी उलझन से कहा, आपका मतलब? हॉल्म्स बोली, किसी भी अपराध में दो बातें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, उद्देश्य और अवसर। और इस केस में दोनों ही अस्पष्ट है। मैं चौंक गया, लेकिन मिस्टर गिब्सन ने तो साफ कहा है कि उनकी पत्नी मराय गिब्सन ईर्ष्या के कारण मिस ग्रेस को मारना चाहती थी। हॉल्म्स ने सिर हिलाया। वॉटसन, मैं दूसरों की बातें नहीं मानता, मैं सिर्फ तथ्यों पर भरोसा करता हूं। ये कहकर वो खिड़की के पास जाकर पाइप जलाने लगे। उनके चेहरे पर गहरी सोच की लकीरें थी। वॉटसन, हम आज ही थोर ब्रिज के लिए निकलते हैं, उन्होंने निश्चयपूर्ण स्वर में कहा। मैंने सिर हिलाया, मैं तैयार हूं। दोपहर होते होते हम वोल्स्टेड हॉल पहुंच गए। ये जगह बेहद खूबसूरत थी। लंबी झील, हरियाली से ढके मैदान और उनके बीच में पतली सी पत्थरों की बनी पुलिया, जिसे लोग थॉर ब्रिज कहते थे। हवा में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई भारी छाया पूरे इलाके पर पसर गई हो। हॉल्म्स ने चारों ओर घूमकर जगह का निरीक्षण शुरू किया। मिस्टर गिब्सन के नौकर और गार्ड हमें देख रहे थे, पर हॉल्म्स को किसी तरह की परवाह नहीं थी। हॉल्म्स झील के किनारे झुके, मिट्टी उठाई, उसे ध्यान से देखा और फिर ब्रिज की तरफ बढ़े। मैं भी पीछे पीछे चल रहा था, कोशिश करता कि उनके हर कदम का अर्थ समझ सकूं। वॉटसन, उन्होंने आवाज लगाई, ब्रिज की संरचना देखो, ये पुराना है पर अस्थिर नहीं। मैंने कहा, तो गोली चलने के बाद गिरकर मरना कोई अजीब बात नहीं? हॉल्म्स बोले, नहीं, गिरना अजीब नहीं, पर गिरने का तरीका अजीब है। मैंने आश्चर्य से देखा, तरीका? हॉल्म्स ने मेरी तरफ मुड़कर कहा, अगर कोई खुद को गोली मारे तो पिस्तौल उसके पास ही मिलनी चाहिए। मैंने सिर हिलाया, बिल्कुल, लेकिन इस केस में पिस्तौल नीचे पानी में मिली। मैंने तुरंत कहा, तो किसी ने उसे फेंका होगा? हॉल्म्स हंस पड़े। वॉटसन, यही बात तो मुझे परेशान कर रही है। यदि किसी ने हत्या की और बचना चाहता था, तो वो पिस्तौल फेंकता क्यों? और अगर फेंकता, तो ऊपर से ही क्यों? जगह छोड़कर भाग क्यों नहीं जाता? मैं धीरे धीरे समझ रहा था कि हॉल्म्स किस दिशा में जा रहे हैं। कुछ देर बाद हम वोल्स्टेड हॉल लौटे और सीधे मिसेस मारिया गिब्सन के कमरे में पहुंचे, जहां हत्या के बाद से ताला लगा था। कमरे में कदम रखते ही हवा में भारी उदासी का एहसास हुआ। हॉल्म्स ने धीमे धीमे चारों ओर नजरें दौड़ाई। टेबल पर रखे पत्र, अलमारी में सलीके से रखे कपड़े और मेज पर पड़ा एक छोटा चांदी का डिब्बा। हॉल्म्स ने डिब्बा उठाया और खोला। उसमें बालों की एक छोटी सी लट रखी थी। हॉल्म्स ने कहा, वॉटसन, ये मिस गेस के बाल है। मैं हैरान था। क्या? कैसे? हॉल्म्स ने भौहें सिकोड़ ली। यही तो सवाल है। कमरे के एक कोने में एक मेज थी, जिस पर डायरी रखी थी। हॉल्म्स ने डायरी खोली। उसमें कुछ पन्ने फटकर गायब थे। वॉटसन, हॉल्म्स बोले, जो बातें लिखनी नहीं चाहिए थी, वे यहां से गायब की गई है। मैंने धीरे कहा, मतलब किसी ने डायरी में छेड़छाड़ की है? हॉल्म्स ने कहा, हां, और ऐसा तभी होता है जब किसी को सच से डर हो। इसके बाद हमें जेल ले जाया गया, जहां मिस ग्रेस को बंद किया गया था। वो बेहद शांत, सौम्य और मासूम लग रही थी। उसके चेहरे पर किसी भी अपराध की छाया नहीं थी। हॉल्म्स ने विनम्रता से पूछा, मेरी बच्ची, क्या तुमने मिसेस गिब्सन को कोई पत्र लिखा था? वो बोली, हां, लिखे थे, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि वे मुझे गलत न समझें। उसने बताया कि मिसेस गिब्सन को लगता था कि उनके पति और मिस ग्रेस के बीच कुछ चल रहा है, और इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए उसने एक पत्र लिखा था। मैंने हॉले से पूछा, मिस, क्या मिसेस गिब्सन ने कभी आपसे बात की? ग्रेस ने धीरे कहा, नहीं, उन्होंने सिर्फ मुझे घूरा, मेरे ऊपर शक जताया, पर बात कभी नहीं की। हॉल्म्स कुछ देर तक उसे शांत भाव से देखते रहे, फिर बोले, मुझे सिर्फ एक बात बताओ, हत्या वाली शाम तुम ब्रिज पर क्यों गई? ग्रेस ने कहा, मुझे एक नोट मिला था। किसी ने लिखा था कि शाम को 5 बजे थॉर ब्रिज आओ, जरूरी बात करनी है।
मैं पहुंच गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ ताजा चली गोली की गूंज रह गई। हॉर्न्स ने तुरंत पूछा, वो नोट कहाँ है? ग्रेस ने कहा, मुझे नहीं पता, शायद किसी ने छीन लिया। हॉर्न्स ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे किसी बड़े रहस्य को वे महसूस कर रहे हों। वोल्स्टेड हॉल लौटने के बाद हॉर्न्स सीधे ब्रिज की तरफ भागे। मैं थक गया था, लेकिन फिर भी उनके पीछे पीछे दौड़ा। हॉर्न्स ब्रिज के किनारे झुककर कुछ देख रहे थे। मैंने पूछा, क्या मिला? उन्होंने धीरे से कहा, वॉटसन, ये देखो। मैंने नीचे देखा। वहां पत्थर के कोने के पास एक छोटा सा धागा फंसा हुआ था। हॉर्न्स ने उसे सावधानी से उठाया। ये किसी कपड़े का हिस्सा नहीं, ये रस्सी है। मैंने पूछा, लेकिन रस्सी का इससे क्या संबंध? हॉर्न्स ने कहा, वॉटसन, इसका संबंध सीधा मौत से है। मैं पूरी तरह चौंक गया। हॉर्न्स ने मेरी तरफ मुड़कर कहा, अगर किसी ने हत्या की है तो कैसे की? और अगर मिसेस गिब्सन ने खुद को गोली मारी तो क्यों? फिर उन्होंने कहा, वॉटसन, मैंने वो बात ढूंढ ली है जिस पर यह पूरा केस घूमता है। मैंने उत्साह से पूछा, क्या? हॉर्न्स ने शांत स्वर में कहा, यह केस हत्या का नहीं, एक बेहद चालाक आत्महत्या का है। क्या? आत्महत्या? पर पिस्तौल का नीचे गिरना? मिस ग्रेस पर हत्या का आरोप? वो फंसा देने वाला नोट? हॉर्न्स ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वॉटसन, मिसेस गिब्सन ने सब कुछ खुद सेट किया था। वो चाहती थी कि मरने के बाद दुनिया ये समझे कि मिस ग्रेस उनकी हत्यारिन है, ताकि मिस्टर गिब्सन को हमेशा के लिए अपराध बोध हो। मैं स्तब्ध रह गया। हॉर्न्स बोले, और उस योजना का सबसे बड़ा हथियार यही रस्सी थी। हॉर्न्स ने कहा, अब मुझे सिर्फ एक प्रयोग करना है। अगर वो सफल हो गया तो मिस ग्रेस कल सुबह आजाद होगी। मैंने पूछा, कौन सा प्रयोग? हॉर्न्स ने मुस्कुराते हुए कहा, आज रात तुम्हें मैं दिखाऊंगा, वॉटसन। रात का सन्नाटा वोल्स्टेड हॉल के बाहर फैला हुआ था। ठंडी हवा पेड़ों को हिला रही थी और दूर से झील की लहरों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। मिस्टर शर्लॉक होल्म्स चुपचाप चल रहे थे। उनके हाथ में एक छोटा सा चमड़े का थैला था। मैंने पूछा, होल्म्स, ये प्रयोग क्या है जो आप करने वाले हैं? होल्म्स ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, वॉटसन, आज रात हम ये साबित करेंगे कि मिसेस गिब्सन का मरना हत्या नहीं, एक योजनाबद्ध आत्महत्या थी। मैंने फुसफुसाकर कहा, पर कैसे? होल्म्स बोले, थोड़ा सब्र करो, सही समय आने दो। हम दोनों आधी रात को ब्रिज पर पहुंचे। आसमान में बादल घिरे थे और चांद की हल्की रोशनी पानी पर चमक रही थी। मैंने देखा कि होल्म्स अपने थैले से एक पिस्तौल, एक मजबूत रस्सी और कुछ पत्थर निकाल रहे थे। मैंने आश्चर्य से पूछा, होल्म्स, ये सब क्यों? उन्होंने कहा, वॉटसन, यही पूरी पहेली की कुंजी है। होल्म्स ने रस्सी का एक सिरा पिस्तौल के हैंडल पर बांधा। दूसरा सिरा उन्होंने ब्रिज के पत्थर के एक नुकीले कोने में फंसा दिया। फिर उन्होंने पिस्तौल को ऐसे पकड़ा कि जैसे कोई खुद अपने सिर पर तान रहा हो। मैं घबरा गया। होल्म्स, ये क्या कर रहे हैं? होल्म्स ने कहा, शांत रहो वॉटसन, ये सिर्फ एक प्रदर्शन है। होल्म्स ने पिस्तौल को मेरे सिर के बिल्कुल पास रखा ताकि वास्तविक परिस्थिति जैसी आवाज पैदा हो। उन्होंने मुझे चेताया, वॉटसन, गोली की आवाज से मत घबराना। गोली असली है, लेकिन दिशा तुम्हारी तरफ नहीं जाएगी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। होल्म्स ने अपने कान बंद किए और धाय, गूंजती हुई गोली की आवाज ने रात की खामोशी को चीर दिया। मैंने डरकर आंखें बंद कर ली, पर अगले ही पल मैंने देखा पिस्तौल होल्म्स के हाथ से छूटकर झूलने लगी। गोली के झटके से पिस्तौल हवा में ऊपर की तरफ उछली, लेकिन रस्सी से बंधी होने के कारण वो नीचे गिरते हुए पुल के कोने से टकराई और फिर उछलकर पानी में जा गिरी। होल्म्स मुस्कुराते हुए बोले, वॉटसन, समझे? मैंने अविश्वास में कहा, यह बिल्कुल उसी तरह हुआ जैसा मिसेस गिब्सन के साथ। होल्म्स बोले, जी हां, मिसेस गिब्सन ने खुद को गोली मारी और रस्सी के कारण पिस्तौल उछलकर
पानी में गिर गई, इसीलिए वो उनके हाथ में नहीं मिली। मैं आश्चर्य से बोला, तो मतलब ये सब पहले से ही प्लान किया गया था? हॉल्म्स ने कहा, बिल्कुल। उन्होंने अपने दुश्मन को नहीं, बल्कि खुद को मरने के बाद बदनाम करने का हथियार बनाया। हॉल्म्स किसी जासूस की तरह नहीं, बल्कि किसी वैज्ञानिक की तरह पुल पर खड़े थे। उन्होंने कहा, वॉटसन, अपराध सिर्फ खून से नहीं बनता, अपराध इरादे से बनता है। मैंने पूछा, लेकिन मिसेस गिब्सन इतना बड़ा कदम क्यों उठाती? हॉल्म्स बोले, मिस्टर गिब्सन उनके लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। लेकिन जब उन्हें लगा कि मिस्टर गिब्सन का स्नेह मिस ग्रेस की ओर बढ़ रहा है, उनके मन में ईर्ष्या जहर की तरह भर गई। मैंने साय ली तो उन्होंने मरकर अपने पति को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की। हॉल्म्स ने कहा, हां, और उन्होंने चाहा कि मिस ग्रेस को हत्या का दोषी ठहराया जाए, ताकि मिस्टर गिब्सन की जिंदगी पछतावे से भर जाए। हॉल्म्स कुछ देर शांत रहे। मैंने महसूस किया कि वो इस केस की त्रासदी को भीतर तक महसूस कर रहे थे। उन्होंने धीरे कहा, वॉटसन, इंसान का दिल सबसे बड़ा रहस्य है। कई बार अपराध उसके अंदर नहीं, उसकी पीड़ा में छिपा होता है। हॉल्म्स ने रस्सी उठाई, पिस्तौल को पानी से निकलवाया और सबूत एक पुलिस के बैग में रख दिए। अब हमें मिस्टर गिब्सन से बात करनी है, हॉल्म्स ने कहा। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने कहा, क्योंकि सच सबसे पहले उन्हें सुनना चाहिए। हम दोनों वोल्स्टेड हॉल लौटे। मिस्टर गिब्सन अपने स्टडी रूम में बैठे थे, चेहरा थका हुआ और आंखें लाल। उन्होंने हॉल्म्स को देखते ही कहा, कृपया बताइए हॉल्म्स, क्या मेरी पत्नी को न्याय मिलेगा? हॉल्म्स धीरे से बोले, हां, मिस्टर गिब्सन, आपकी पत्नी को उसका सच मिलेगा। लेकिन वो सच आपकी उम्मीदों जैसा नहीं है। मिस्टर गिब्सन घबरा गए। क्या कहना चाहते हैं? हॉल्म्स ने पूरी घटना समझाई। रस्सी की योजना, पुल का कोण, पिस्तौल का झटका और मिसेस गिब्सन की मनोस्थिति। हॉल्म्स ने कहा, आपकी पत्नी ने किसी ने नहीं मारा, उन्होंने खुद अपनी जान ली। मिस्टर गिब्सन कुर्सी पर ढह गए। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने टूटे हुए स्वर में कहा, हॉल्म्स, मैं उन्हें कभी दुख नहीं देना चाहता था। मैंने ग्रेस में सिर्फ सहानुभूति देखी थी, प्रेम नहीं। हॉल्म्स ने धीरे कहा, कई बार हम समझाते हैं, पर दिल अपनी धुन पर चलता है। हॉल्म्स ने कहा, मिस ग्रेस निर्दोष है और कल सुबह पुलिस आपके आदेश पर उसे रिहा कर देगी। मिस्टर गिब्सन ने सिर झुकाकर कहा, मैं खुद उसे लेकर जाऊंगा, ताकि उसे ये एहसास हो कि मैं उस पर भरोसा करता हूं। हम कमरे से बाहर निकले। हॉल्म्स ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर थकान थी, शायद इसलिए कि ये केस अपराध कम और एक दुखद प्रेम कहानी ज्यादा था। उन्होंने कहा, वॉटसन, हम कितना भी बुद्धिमान बन जाए, इंसान के दिल की उलझनें हमेशा रहस्य ही रहेंगी। अगली सुबह की हवा शांत थी, लेकिन वोल्स्टेड हॉल के अंदर एक अजीब हलचल महसूस हो रही थी। हॉल्म्स और मैं जल्दी उठकर तैयार हो गए थे। हॉल्म्स अपने दस्तावेजों की आखिरी जांच कर रहे थे। रस्सी, पिस्तौल, सबूतों वाली थैली और ब्रिज पर मिले धागे का छोटा टुकड़ा। उन्होंने सब कुछ सावधानी से बैग में रखा और बोले, वॉटसन, आज ये मामला पूरी तरह सुलझ जाएगा। मैंने सिर हिलाया, हां, लेकिन मिस ग्रेस को शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि वो आजाद होने वाली है। हॉल्म्स ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और ये आश्चर्य उसे जीवन भर याद रहेगा। मिस्टर गिब्सन पहले से बाहर खड़े थे। घोड़ा गाड़ी तैयार थी। उनका चेहरा उदास लेकिन दृढ़ दिख रहा था। उन्होंने हमें देखते ही कहा, हॉल्म्स, क्या हम चले? हॉल्म्स ने सिर हिलाया। हम तीनों गाड़ी में बैठे और जेल की ओर निकले। रास्ते भर सन्नाटा रहा। मैंने देखा कि मिस्टर गिब्सन अपनी उंगलियां बार बार दबा रहे थे। शायद बेचैनी उन्हें अंदर से खा रही थी। हॉल्म्स बीच बीच में खिड़की के बाहर देखते और फिर आंखें बंद कर सोच में डूब जाते। जेल का दरवाजा खुला और हमें एक लंबा, ठंडा गलियारा पार कर लाया गया। लोहे के भारी गेट के पीछे मिस ग्रेस डनबर खड़ी थी, चेहरा थका हुआ,
आंखें थोड़ी लाल, लेकिन फिर भी उनमें एक अटल शांति थी। मिस्टर गिब्सन उन्हें देखते ही टूट गए। उन्होंने हल्की, टूटी आवाज में कहा, ग्रेस, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। तुम पर जो आरोप लगे वो सब झूठ था। ग्रेस चौंक गई। उसने कहा, मिस्टर गिब्सन, क्या सच में? हॉर्न्स आगे बढ़े। उन्होंने कहा, मिस ग्रेस, आप पर लगा हर आरोप अब खत्म होने वाला है। अब आपको सिर्फ थोड़ी देर और धैर्य रखना है। ग्रेस की आंखों में उम्मीद की चमक लौटने लगी। उसने कहा, हॉल्मेस, क्या सच में मैं निर्दोष साबित हो जाऊंगी? हॉल्म्स बोले, हां, और वो सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि विज्ञान और तर्क का निर्णय होगा। हम सब जेल के दफ्तर में पहुंचे। पुलिस ऑफिसर, इंस्पेक्टर और कुछ स्थानीय अफसर वहां मौजूद थे। हॉल्म्स ने दस्तावेज मेज पर रखे और बोला, सज्जनों, अब मैं आपके सामने वो सच्चाई रखूंगा जिसने इस केस की दिशा बदल दी है। मैंने देखा कि सभी की नजरें हॉल्म्स पर टिक गई। हॉल्म्स ने शांत आवाज में शुरुआत की, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मिसेस गिब्सन एक भावनात्मक रूप से अस्थिर महिला थी। अपने पति से अत्यधिक प्रेम और मिस ग्रेस से ईर्ष्या, इन्हीं दोनों ने उनकी मानसिक स्थिति को अस्थिर कर दिया था। हॉल्म्स ने टेबल पर पिस्तौल रखी, फिर रस्सी निकाली और उसी तरह बांधकर दिखाया जैसे पिछली रात किया था। सभी लोग ध्यान से देख रहे थे। हॉल्म्स ने कहा, यह योजना एक चतुर दिमाग ही नहीं, बल्कि एक गहरी पीड़ा की उपज थी। उन्होंने बताया कि मिसेस गिब्सन ब्रिज पर अकेली गई। उन्होंने रस्सी का फंदा ब्रिज के कोने में लगाया, पिस्तौल को उसी तरह पकड़ा जैसे कोई हत्या का शिकार बने। फिर उन्होंने खुद को गोली मारी। गोली के झटके से पिस्तौल ऊपर उछली और रस्सी के माध्यम से दूर जाकर पानी में गिर गई। हॉल्म्स ने कहा, यही कारण है कि पिस्तौल शव से दूर मिली। यह हत्या का नहीं, आत्महत्या का साफ प्रमाण है। हॉल्म्स ने मेज पर वो छोटा सा धागा रखा। उन्होंने कहा, यह धागा उसी रस्सी का हिस्सा है और ब्रिज के कोने में फंसा मिला था। यह बताता है कि घटना के समय रस्सी वही बंधी हुई थी। हॉल्म्स ने एक छोटा सा कागज निकाला। उस पर वही हस्तलिपि थी जो मिसेस गिब्सन की डायरी में दिखाई देती थी। हॉल्म्स बोले, यह वो झूठा बुलावा है जो मिसेस गिब्सन ने मिस ग्रेस को भेजा था ताकि उन्हें ब्रिज पर ले जाया जा सके, असली हत्यारिन की तरह फंसाने की योजना। कमरे में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, हॉल्म्स, यह मामला तो शुरू से ही उल्टा समझा गया था। हॉल्म्स शांत स्वर में बोले, कई बार सच हमारे सामने होता है, पर भावनाएं हमारी आंखें बंद कर देती है। इंस्पेक्टर उठे और बोले, मिस ग्रेस दुम्बर, आप पूरी तरह मुक्त हैं। आपके खिलाफ सारे आरोप हटाए जाते हैं। ग्रेस की आंखों में आंसू आ गए। उसने हॉल्म्स की तरफ देखकर कहा, डॉक्टर वॉटसन। मिस्टर हॉल्म्स, आपका शुक्रिया, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। मिस्टर गिब्सन भी उसके पास आए। उन्होंने बहुत ही शर्मिंदा स्वर में कहा, ग्रेस, मुझे माफ कर दो। तुम्हें जो दुख मिला वो मेरी गलती थी। ग्रेस ने सिर झुकाकर कहा, आपने जो सहा वो भी कम नहीं था। हम तीनों जेल से निकलकर वापस वोल्स्टेड हॉल आए। गाड़ी का सफर शांत था, पर इस बार डर नहीं, राहत थी। हॉल्म्स खिड़की से बाहर देखते हुए बोले, वॉटसन, अब इस घर की हवा थोड़ी हल्की लग रही है। मैंने कहा, हाँ हॉल्म्स, अब यहां किसी आरोप की छाया नहीं है। हॉल्म्स ने वोल्स्टेड हॉल के लॉन पर टहलते हुए कहा, वॉटसन, यह केस मुझे हमेशा याद रहेगा। मैंने पूछा, क्यों? हॉल्म्स ने गहरी सांस लेकर कहा, क्योंकि यह अपराध नहीं था। यह एक टूटा हुआ दिल था जिसने खुद को न्यायालय बना लिया। मैंने कहा, आप सही कहते हैं, ईर्ष्या कभी कभी इंसान को अंधा कर देती है। हॉल्म्स बोले, और प्रेम कई बार उसे पागल भी बना देता है। हम दोनों झील के किनारे खड़े थे। धीमी हवा बह रही थी और पानी पर चमकती धूप किसी नई शुरुआत का संकेत दे रही थी। हॉल्म्स ने धीरे कहा, वॉटसन, इस दुनिया में कोई भी दिमाग कितना भी तेज क्यों न हो, दिल की उलझनें
हमेशा उसके सामने बड़ी रहती है। मैंने उनकी ओर देखा। हॉल्म्स के चेहरे पर पहली बार एक हल्की उदासी थी। उन्होंने कहा, चलो वॉटसन, लंदन लौटने का समय हो गया। हॉल्म्स धीमी चाल से कमरे के बीचों बीच चला। उसकी आंखें अब भी दीवारों, मेजों और कोने कोने पर घूम रही थी। वॉटसन ने पूछा, हॉल्म्स, तुमने अभी अभी कहा कि कमरे में कुछ ऐसा है जो बयान से मेल नहीं खाता। क्या मिला तुम्हें? हॉल्म्स रुका। उसने हाथ अपनी जेब में डाला और वो छोटा सा सबूत वाला लिफाफा बाहर निकाला जो उसने फर्श से उठाया था। ये देखो वॉटसन, हॉल्म्स ने कहा, ये एक साधारण सा कागज का टुकड़ा है, लेकिन इसकी कीमत इस केस में सोने से भी ज्यादा है। वॉटसन ने टुकड़ा लिया, देखा, उस पर बस एक हल्का सा काला धब्बा था। हॉल्म्स, ये तो कुछ भी नहीं लग रहा। हॉल्म्स मुस्कुराया, यही तो मजा है वॉटसन। जो चीज सबसे जरूरी होती है, अक्सर वही सबसे साधारण दिखती है। वॉटसन उलझ गया, लेकिन इससे साबित क्या होता है? हॉल्म्स बोला, यह धब्बा गन पाउडर का है, और इसका यहां, इस जगह पर होना, मुझे मिस डूम्बर की पूरी कहानी पर दोबारा विचार करने को मजबूर करता है। वॉटसन ने चौंक कर पूछा, लेकिन हॉल्म्स, मिस डूम्बर तो कह रही थी कि उसने बंदूक चलाई ही नहीं। हॉल्म्स ने शांत स्वर में कहा, और शायद वो सच कह रही है। वॉटसन अवाक रह गया। हॉल्म्स ने जोड़ा, मुझे लगता है हमारी असली कहानी अभी शुरू हुई है। इसी समय दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। अंदर आई मिस ग्रेस डूम्बर। उसके चेहरे पर तनाव, आंखों में भय और होठों पर एक अदृश्य काप, मानो हर सांस उसके लिए भारी हो। डॉक्टर वॉटसन, मिस्टर हॉल्म्स, उसने धीमी आवाज में कहा, क्या मैं कुछ देर आपसे बात कर सकती हूं? हॉल्म्स ने विनम्रता से सिर झुकाया और उसे बैठने का इशारा किया। वो बैठी, पर उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। हॉल्म्स ने नरम स्वर में पूछा, आप घबराई हुई लग रही हैं मिस डूम्बर। क्या कुछ हुआ है? मिस डूम्बर ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं डर रही हूं कि कहीं मेरे कारण मिस्टर गिब्सन अकेले के लिए दोषी न ठहरा दिए जाए। वॉटसन ने हैरानी से कहा, पर आप क्यों सोच रही है कि गिब्सन साहिब दोषी ठहराए जा सकते हैं? उन पर तो पुलिस का बिल्कुल भी शक नहीं। मिस डूम्बर ने दर्द भरी आवाज में कहा, और यही तो मुझे डराता है, क्योंकि शायद असली सच उनसे जुड़ा हुआ हो। हॉल्म्स की आंखें चमक उठीं। मिस डूम्बर, कृपया अपनी बात पूरी स्पष्टता से कहिए। हर छोटी बड़ी बात, हर भावना, सब बताइए। हम सुनने को तैयार हैं। मिस डूम्बर ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, कुछ ही समय पहले मिस्टर नेल गिब्सन और उनकी पत्नी मरिया गिब्सन के रिश्ते बहुत खराब हो गए थे, और इसका कारण मैं थी। वॉटसन ने सहम कर कहा, आप? मिस डूम्बर ने सिर झुका लिया। हां, क्योंकि मिसेस गिब्सन हमेशा सोचती थी कि मैं उनके पति के करीब आ रही हूं, जबकि ऐसा नहीं था। हॉल्म्स ध्यान से सुन रहा था। मिसेस गिब्सन एक बहुत ईर्ष्यालु और भावुक महिला थी। मिस डूम्बर ने कहा, वो छोटी छोटी बातों पर बहुत चिढ़ जाती थी, और कई बार वो बिना वजह मुझ पर चिल्ला देती थी। वॉटसन ने पूछा, क्या गिब्सन साहिब ने कभी आपको गलत तरीके से छुआया? मिस डूम्बर ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मेरे प्रति सम्मानजनक थे, लेकिन शायद मिसेस गिब्सन को ऐसा नहीं लगता था। हॉल्म्स आगे झुककर बोला, कृपया थोर ब्रिज वाली रात के बारे में बताइए। मिस डूम्बर की आंखें भर आई। उस रात मुझे मिसेस गिब्सन का एक छोटा सा कागज मिला। उस पर लिखा था, मीट मी एट थोर ब्रिज टुनाइट। वॉटसन ने कहा, तो आपने उनसे वहां मिलने का फैसला क्यों किया? मिस डूम्बर ने कहा, क्योंकि मैं चाहती थी कि उनके मन की गलतफहमी दूर हो जाए। मैं नहीं चाहती थी कि उनका घर बर्बाद हो। हॉल्म्स ने गहरी आवाज में कहा, और वहां पहुंचकर आपने क्या देखा? मिस डूम्बर ने कांपते हुए कहा, मैं जब पुल पर पहुंची, वहां कोई नहीं था, और जैसे ही मैं थोड़ी आगे बढ़ी, अचानक एक तेज धमाका हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा।
मिसेस गिब्सन जमीन पर गिर चुकी थी। वॉटसन ने पूछा, और बंदूक? मिस दूम्बर ने कहा, वो उनके पास थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। हॉर्न्स बहुत देर तक उसे देखता रहा, जैसे उसके चेहरे के हर भाव को पढ़ रहा हो। फिर हॉर्न्स शांत स्वर में बोला, मिस दूम्बर, क्या आप मुझे एक बात साफ साफ बताने की हिम्मत रखेंगी? मिस दूम्बर ने सिर उठाया। जी, पूछिए, हॉर्न्स ने पूछा। क्या मिसेस गिब्सन ने आपकी हैंडराइटिंग में कभी कुछ लिखा है? मिस दूम्बर चौंक गई। मेरी हैंडराइटिंग में? मतलब नकल? हॉर्न्स ने सिर हिलाया। हां, मिस दूम्बर ने कहा, एक बार उन्होंने मजाक में कहा था कि वो मेरी लिखावट कॉपी कर सकती है, लेकिन मैंने उसे हल्की बात समझकर छोड़ दिया। हॉर्न्स पीछे हट गया, मानो उसे सुनने के लिए यही एक वाक्य चाहिए था। वॉटसन, हॉर्न्स ने कहा कि इसकी असली रीड अभी सामने आई है। वॉटसन ने हैरानी से कहा, हॉल्म्स, आखिर इसका मतलब क्या है? हॉल्म्स ने धीमे लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा, इसका मतलब है कि शायद ये पूरा मामला एक परफेक्टली प्लान्ड सुइसाइड है। कमरा एकदम से खामोश हो गया। मिस दूम्बर के चेहरे का रंग उड़ गया। वॉटसन ने अविश्वास में कहा, हॉल्म्स, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मिसेस गिब्सन ने खुद को मारा? हॉल्म्स ने गहरी आवाज में कहा, और अपने साथ मिस दूम्बर की जिंदगी भी खत्म करने की योजना बनाई। मिस दूम्बर ने घबराकर कहा, नहीं, नहीं, वो क्यों ऐसा करेंगी? हॉल्म्स बोला, क्योंकि वो अत्यंत ईर्ष्यालु थी। उनके मन में आपके प्रति गहरी नफरत थी, और उन्होंने सोचा, अगर वो मरेंगी तो इसका दोष आपके सिर आए, और इस तरह गिब्सन साहिब भी आपके खिलाफ हो जाएंगे। वॉटसन ने कहा, हॉल्म्स, ये बहुत गंभीर आरोप है। हॉल्म्स ने कहा, और अब इस आरोप को साबित करने का समय आ गया है। हॉल्म्स ने दिखने में साधारण पर बेहद चौंकाने वाली चीज निकाली, एक पतली डोरी का छोटा सा टुकड़ा। वॉटसन ने कहा, हॉल्म्स, ये क्या है? हॉल्म्स बोला, वो रहस्य जिसकी वजह से मिस दूम्बर पर झूठा इल्जाम लगा। मिस दूम्बर ने कहा, मैं ये डोरी नहीं पहचानती। हॉल्म्स ने कहा, आप कैसे पहचानेंगी? ये मिसेस गिब्सन के कपड़ों से आई है। वॉटसन पूरी तरह चुप था। अब सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगा था। हॉल्म्स ने कहा, आज रात, वॉटसन, हम थोर ब्रिज पर जाकर ये केस हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। मिस दूम्बर ने पूछा, क्या मेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी? हॉल्म्स ने दृढ़ता से कहा, मिस दूम्बर, मैं वादा करता हूं, आप निर्दोष हैं, और मैं इसे पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। हॉल्म्स ने एक बार फिर उस डोरी को देखा, जैसे वो उसके हाथों में कोई रहस्यमयी चाबी हो। वॉटसन, हॉल्म्स बोला, आज रात हम थोर ब्रिज का सच उजागर करेंगे, चाहे वो सच कितना ही चौंकाने वाला क्यों न हो। रात धीरे धीरे गहरी होने लगी थी। शाम का हल्का धुंधलका अब गहरे अंधेरे में बदल रहा था। आसमान बादलों से ढका हुआ था, और हवा में एक अजीब सा तनाव था, मानो प्रकृति खुद इस रहस्य का हिस्सा हो। हॉल्म्स ने अपनी लंबी ओवरकोट पहनकर बाहर कदम रखा। वॉटसन भी तैयार था, हाथ में छोटा सा लैंप लिए हुए। हॉल्म्स, वॉटसन ने पूछा, हम इतनी देर रात हो ब्रिज क्यों जा रहे हैं? हॉल्म्स ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि वॉटसन, कुछ सच सिर्फ रात की खामोशी में ही खुद को प्रकट करते हैं। वॉटसन समझ नहीं पाया, लेकिन हॉल्म्स के चेहरे पर जो दृढ़ता थी, वो किसी भी सवाल को दबाने के लिए काफी थी। दोनों अपने घोड़े गाड़ी में बैठे और मैनर हाउस से निकल पड़े। सड़क पर इक्का-दुक्का ही लैंप जल रहे थे। दूर सिर्फ झिंगुरों की आवाज और रात का गहरा सन्नाटा। वॉटसन ने पूछा, हॉल्म्स, तुमने मिस दूम्बर से क्यों कहा कि यह परफेक्ट सुइसाइड हो सकता है? इसका आधार क्या है? हॉल्म्स ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आधार? वो तुम अभी देख लोगे, वॉटसन। थोड़ी ही देर में थोर ब्रिज पर। थोर ब्रिज के पास पहुंचते ही माहौल बदल गया। गाड़ी रुकते ही एक ठंडी हवा का तेज झोंका आया। पुल के दोनों तरफ गहरी खाई थी, और नीचे बहता पानी रात के अंधेरे में लगभग काला दिख रहा था। यही वो जगह है, वॉटसन, हॉल्म्स ने कहा। यहां मिसेस गिब्सन गिरी थी।
वॉटसन शांत खड़ा हो गया। ये वो स्थान था जहां खून बहा था, जहां एक जीवन समाप्त हुआ था और जहां एक निर्दोष महिला अपनी इज्जत बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। हॉल्म्स धीरे धीरे पुल की सतह को देखने लगा, हर ईंट, हर खरोंच, हर दाग को पढ़ते हुए। वॉटसन, हॉल्म्स ने कहा, अगर कोई बंदूक चलाता है तो रिकॉल होता है, उसके शरीर पर असर होता है, लेकिन मिसेस गिब्सन के शरीर पर ऐसे कोई निशान नहीं थे। वॉटसन ने कहा, तो क्या उन्होंने बंदूक चलाते ही तुरंत खुद को? हॉल्म्स ने हाथ उठाकर उसे रोका। नहीं वॉटसन, असल चाल इसमें है। हॉल्म्स ने अपनी जेब से वो पतली डोरी निकाली। ये डोरी असली हथियार है। वॉटसन ने कहा, हॉल्म्स, क्या किसी ने डोरी से गोली चलाने में मदद की? हॉल्म्स हंस पड़ा। नहीं वॉटसन, डोरी ने गोली नहीं चलाई, डोरी ने किसी को फंसाया। वॉटसन उलझ गया। हॉल्म्स ने उसे पुल के किनारे ले जाकर दिखाया। वहां एक बहुत छोटा, मुश्किल से दिखाई देने वाला धातु का छेद था। हॉल्म्स ने कहा, मिसेस गिब्सन यहां खड़ी हुई। उन्होंने बंदूक अपने सिर पर लगाई। उसके बाद उन्होंने इस डोरी का एक सिरा बंदूक से बांधा और दूसरा इस छोटे छेद में फंसाया। वॉटसन चौंक गया। इसी वजह से बंदूक पुल से नीचे गिर गई और यह मिस दूम्बर के अपराध जैसा दिखा। हॉल्म्स ने सिर हिलाया। मिसेस गिब्सन ने अपने मरने के बाद ऐसा जाल बिछाया कि सब मिस दूम्बर को दोषी समझे। वॉटसन ने कहा, तो हॉल्म्स, ये पूरी तरह आत्महत्या है और साथ में एक सोची समझी साजिश भी। बिल्कुल वॉटसन, और ये साजिश वही कर सकता है जो गहरे भावों, अत्यधिक प्रेम या अत्यधिक ईर्ष्या से भरा हुआ हो। हॉल्म्स पुल पर जाता जाता रुक गया और मिसेस गिब्सन ईर्ष्या में अंधी थी। हॉल्म्स ने पूरा सीन दोबारा बनाया। हॉल्म्स ने अपनी जेब से एक खिलौना सी छोटी लकड़ी की पिस्तौल निकाली। यात्राओं में वो ऐसे प्रयोगों के लिए चीजें रखता था। उसने डोरी को उसी तरह बांधा जैसे उसे दृश्यों से पता लगा था। हॉल्म्स ने डोरी का दूसरा सिरा उस छोटे छेद में फंसाया। अब वॉटसन, ध्यान से देखो। हॉल्म्स ने लकड़ी की बंदूक को हाथ से छोड़ दिया। डोरी खिंची, धनुष की तरह सीधी हुई और फिर तड़ाक, लकड़ी की बंदूक उसी जगह गिरी जहां असली बंदूक मिली थी। वॉटसन की आंखें चौड़ी हो गई। हॉल्म्स, यह बिल्कुल वही तरीका है जैसा पुलिस ने पाया था। हॉल्म्स बोला, हां वॉटसन, यही है तो ब्रिज का असली रहस्य, सुइसाइड, जिसे मर्डर जैसा दिखाया गया। वॉटसन ने धीरे से कहा, और मिस दूम्बर इस साजिश की शिकार। हॉल्म्स की आवाज गहरी हो गई। वॉटसन, यह दुनिया में सबसे भयानक अपराध है, अपनी मौत का इस्तेमाल किसी निर्दोष को बर्बाद करने के लिए करना। हॉल्म्स और वॉटसन मैनर हाउस लौटते हैं। थोड़ी देर में दोनों फिर गाड़ी में थे और थोर ब्रिज उनके पीछे छूट चुका था। सामने मैनर हाउस की रोशनी दिखाई देने लगी। वॉटसन ने कहा, हॉल्म्स, क्या तुम गिब्सन साहिब को सारी बात बता दोगे? हॉल्म्स बोला, जाहिर है, उन्हें भी अपनी पत्नी की सच्चाई जाननी चाहिए, चाहे वो कितनी कठोर क्यों न हो। वॉटसन ने गहरी सांस ली। हॉल्म्स, तुमने आज एक निर्दोष महिला की जिंदगी बचा ली। हॉल्म्स ने शांत स्वर में कहा, वॉटसन, यह काम मेरा नहीं था। सच खुद इस कदर स्पष्ट था कि मैंने सिर्फ उसकी दिशा में इशारा भर किया है। वॉटसन ने हंसकर कहा, हॉल्म्स, तुम कभी अपना श्रेय लेते ही नहीं। हॉल्म्स ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम हमेशा मुझे उससे ज्यादा देते हो जितना मैं लायक हूं। गाड़ी मैनर हाउस के दरवाजे पर रुकी। हॉल्म्स ने कहा, वॉटसन, अब सबसे कठिन काम बाकी है, गिब्सन साहिब को यह बताना कि उन्होंने जिस पत्नी को शक से परे माना, उसी ने यह सब रचा। वॉटसन गंभीर हो गया। दोनों अंदर गए। गिब्सन साहिब बेचैन होकर इधर उधर टहल रहे थे। जैसे ही उन्होंने हॉल्म्स को देखा, वो तेजी से उसकी ओर बढ़े। हॉल्म्स, आपने क्या पाया? मिस दूम्बर ने क्या कहा? केस कहां पहुंचा? हॉल्म्स ने कहा, मिस्टर गिब्सन, हमें एक बहुत कड़वा सच मिला है। गिब्सन घबरा गए। क्या? मेरी पत्नी का कोई और हत्यारा था?
हॉल्म्स ने धीरे धीरे कहा, आपकी पत्नी का हत्यारा कोई और नहीं था। गिब्सन की सांस अटक गई। हॉल्म्स ने जारी रखा, मिसेस गिब्सन ने खुद को मारा और पूरी कोशिश की कि इसका दोष मिस दूम्बर पर आए। गिब्सन पीछे हट गए, चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, नहीं, मरिया ऐसा कैसे कर सकती है? हॉल्म्स ने कहा, ईर्ष्या इंसान से कितने ही अनसोचे काम करवा सकती है, मिस्टर गिब्सन। गिब्सन की आंखें भर आई। मैं कभी अपनी पत्नी को समझ ही नहीं पाया। हॉल्म्स ने कहा, मिस दूम्बर को तुरंत छोड़ दिया जाएगा और पुलिस को असली घटना की जानकारी दे दी जाएगी। गिब्सन ने कांपती आवाज में कहा, हॉल्म्स, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा हम पर। हॉल्म्स शांत रहा, जैसे उसे पता था कि यह केवल केस सुलझाना नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगियां वापस जोड़ना है। हॉल्म्स और वॉटसन धीरे धीरे बाहर निकले। रात अब और भी गहरी थी, पर एक नई रोशनी का एहसास था, सच की रोशनी। हॉल्म्स ने कहा, वॉटसन, अब सिर्फ मिस दूम्बर से मिलकर उन्हें खुशखबरी देना बाकी है। वॉटसन मुस्कुराया। वो खबर सुनकर उनकी आंखों में जो राहत होगी, वो किसी भी केस की जीत से बड़ी होगी। हॉल्म्स ने सिर हिलाया, और यही वजह है कि मैं ये काम करता हूं। बीआर सुबह की हल्की रोशनी जेल की मोटी लोहे की सलाखों पर पड़ रही थी। सन्नाटा था, बस दूर कहीं किसी पक्षी की आवाज सुनाई दे रही थी। हॉल्म्स और वॉटसन जेल के मुख्य द्वार पर पहुंचे। गार्ड ने तुरंत उन्हें अंदर आने दिया। मिस्टर गिब्सन पहले ही पुलिस को सूचना दे चुके थे कि हॉल्म्स ने केस सुलझा लिया है। जैसे ही दोनों अंदर गए, जेल के गलियारों की ठंडक ने उनका स्वागत किया। हॉल्म्स ने धीरे से कहा, वॉटसन, आज एक निर्दोष महिला को आजादी मिलने वाली है। वॉटसन बोला, और उसकी जिंदगी शायद हमेशा के लिए बदल जाएगी। हॉल्म्स ने कहा, कभी कभी हमारी जीत भी एक स्वीटनेस और बिटरनेस साथ लेकर आती है। दोनों मिस दूम्बर की कोठरी तक पहुंचे। गेट के पास खड़े दो पुलिस अधिकारी तुरंत सतर्क हो गए। एक अधिकारी ने कहा, मिस्टर हॉल्म्स, हमें आदेश मिला है कि अगर आपने प्रमाण दिखा दिया तो मिस दूम्बर को तुरंत जमानत दी जाएगी। हॉल्म्स ने गंभीर आवाज में कहा, प्रमाण तो मैंने रात को ही दे दिए थे। मैं सिर्फ उन्हें यह खबर देने आया हूं कि अब उन पर से हर आरोप हटा दिया जाएगा। अधिकारी ने ताला खोला। लोहे का भारी दरवाजा चरचर की आवाज के साथ खुला। अंदर मिस दूम्बर एक छोटे बिस्तर पर बैठी थी। उनका चेहरा थका हुआ था, पर आंखों में उम्मीद की हल्की किरण थी, जैसे उन्हें किसी चमत्कार का इंतजार हो। जैसे ही उन्होंने हॉल्म्स और वॉटसन को देखा, वे खड़ी हो गई। डॉक्टर वॉटसन, मिस्टर हॉल्म्स, उन्होंने कांपती आवाज में कहा, क्या कोई खबर है? हॉल्म्स धीरे धीरे उनके पास पहुंचा। फिर उसने ऐसा वाक्य कहा जिसने मिस दूम्बर के जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। हॉल्म्स बोला, मिस दूम्बर, आप निर्दोष साबित हो चुकी है। मिस दूम्बर की सांस रुक सी गई। क्या? हॉल्म्स ने दया भरी आवाज में कहा, मिसेस गिब्सन की मौत आत्महत्या थी, और उन्होंने उस आत्महत्या को आपकी हत्या के रूप में दिखाने की कोशिश की। मिस दूम्बर के हाथ कांप उठे। मेरे खिलाफ? हॉल्म्स बोला, हां, ईर्ष्या में अंधी होकर उन्होंने खुद को मार दिया और उसका दोष आप पर डाल दिया। मिस दूम्बर की आंखें भर आई। ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि अनगिनत दिनों के डर के समाप्त होने के थे। हॉल्म्स, मैं ये सुनने के लिए जाने कितनी रातें भगवान से प्रार्थना करती थी। वॉटसन भी भावुक हो गया। मिस दूम्बर, अब आपको कोई नहीं रोक सकता, वॉटसन ने कहा। होठ कांपते हुए मिस दूम्बर ने कहा, आप दोनों के बिना मैं ये दिन कभी नहीं देख पाती। हॉल्म्स ने कहा, हमने सिर्फ सच को ढूंढा है। आज दुनिया को पता चलेगा कि आप निर्दोष हैं। पुलिस अधिकारी अंदर आए। मिस्टर हॉल्म्स, हमें आपको सलाम करना चाहिए, उनमें से एक ने कहा। आपने जो पहेली सुलझाई, वो किसी के बस की बात नहीं थी। हॉल्म्स केवल मुस्कुरा दिया। उसे प्रशंसा से कभी फर्क नहीं पड़ता था।
उसका लक्ष्य हमेशा सच तक पहुंचना होता था। मिस दूम्बर बाहर आई। उनका कदम कांप रहा था, जैसे लंबे समय की कैद के बाद आज उनका शरीर खुली हवा को महसूस कर रहा हो। हॉल्म्स और वॉटसन उन्हें लेकर जेल के मुख्य द्वार की ओर बढ़े। दरवाजा खुला। बाहर एक धूप से भरा सुंदर सुबह उनका इंतजार कर रही थी। मिस दूम्बर ने आसमान की ओर देखा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। ये आजादी, उन्होंने फुसफुसाकर कहा, मैं कभी नहीं भूलूंगी। गिब्सन साहिब से मुलाकात तीनों मैनर हाउस पहुंचे। गिब्सन साहिब बाहर ही खड़े इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने मिस दूम्बर को देखा, उनकी आंखें भर आई। ग्रेस, मुझे माफ कर दीजिए, उन्होंने गहरी आवाज में कहा। मिस दूम्बर शांत रही। गिब्सन ने कहा, मेरी पत्नी के व्यवहार ने आपको जितना दर्द दिया, उसका मुझे आज एहसास हुआ है। मैं आपकी सच्चाई पहचानने में देर कर गया। मिस दूम्बर ने कहा, मिस्टर गिब्सन, मैं किसी से मन में कड़वाहट नहीं रखती। आपके परिवार ने मेरा सम्मान किया, बस वही मेरे लिए काफी है। गिब्सन की आंखों में कृतज्ञता थी। हॉल्म्स एक तरफ खड़ा सब देख रहा था। उसे लगा, यह केस सिर्फ अपराध की कहानी नहीं, बल्कि इंसानी भावनाओं का तूफान था। वॉटसन ने हॉल्म्स से धीमे स्वर में पूछा, हॉल्म्स, अब आगे क्या? हॉल्म्स ने कहा, अब हमें सिर्फ पुलिस को लिखित रिपोर्ट जमा करनी है और फिर लंदन लौटना है। वॉटसन ने पूछा, और मिस दूम्बर? हॉल्म्स ने मिस दूम्बर को देखा। वो धूप में खड़ी थी, मानो उसकी जिंदगी की सारी छायाएं आज हट गई हों। हॉल्म्स ने कहा, उनकी जिंदगी आज नए सिरे से शुरू हुई है और मैं चाहूंगा कि वो इसे अपने अनुसार जिए, बिना किसी दाग के। हॉल्म्स की अंतिम व्याख्या। सच का पूरा चित्र हॉल्म्स ने गिब्सन साहिब, वॉटसन और मिस दूम्बर को ड्राइंग रूम में इकट्ठा किया। सब खामोशी से उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो गए। हॉल्म्स बोला, केस समझने के लिए हमें 3 मुख्य बिंदुओं को देखना होगा। 1, मिसेस गिब्सन की मानसिक स्थिति। वो अत्यंत ईर्ष्यालु थी। उन्हें लगा कि उनका पति मिस दूम्बर से प्रभावित है। इससे उनमें क्रोध, निराशा और बदले की आग पैदा हुई। 2, सुइसाइड को मर्डर जैसा दिखाने की योजना। उन्होंने मिस दूम्बर की लिखावट की नकल करके एक पत्र लिखा, जिसमें मिलने की बात थी। फिर वो थोर ब्रिज पर गई, बंदूक ली और उसे एक डोरी से बांध दिया। गोली चलाते ही या जैसे ही शरीर आगे झुका, बंदूक डोरी के कारण दूर खाई में गिर गई। दूर गिरने से ऐसा लगा जैसे किसी और ने गोली चलाई। 3, मिस दूम्बर को फंसाने की मंशा। वो चाहती थी कि उनकी मौत का दोष ग्रेस दूम्बर पर आए, ताकि गिब्सन साहिब हमेशा सोचें कि उनकी पत्नी की मौत उसी महिला के कारण हुई, जिसके प्रति वो संवेदनशील है। वॉटसन ने कहा, हॉल्म्स, ये सच सच में दर्दनाक है। हॉल्म्स ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ वॉटसन, कभी कभी सच चेहरा नहीं, आईना होता है, और आईना हमेशा सुंदर नहीं होता। गहरा सन्नाटा फैल गया। मिस दूम्बर ने धीरे से कहा, हॉल्म्स, आपने मुझे मेरी जिंदगी वापस दी है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। हॉल्म्स ने विनम्रता से कहा, मिस दूम्बर, मैं बस वो करता हूं जिसके लिए लोगों ने मुझे बुलाया है। लंदन लौटने की तैयारी। हॉल्म्स और वॉटसन ने अपना सामान पैक किया। गिब्सन साहिब ने कहा, हॉल्म्स, अगर कभी आपको मेरी जरूरत पड़े, आप बस एक संदेश भेज दीजिए। हॉल्म्स ने हल्के स्वर में कहा, धन्यवाद मिस्टर गिब्सन, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब आपके घर में कोई नया नाटक नहीं होगा। गिब्सन हल्की मुस्कान के साथ बोले, मैं भी यही चाहता हूं। हॉल्म्स ने मिस दूम्बर से आखिरी बार बात की। ग्रेस, हॉल्म्स ने कहा, अतीत को भूलकर आगे बढ़िए। आपके आगे एक उज्जवल भविष्य है। मिस दूम्बर की आंखें भर आई। हॉल्म्स, आप देवदूत की तरह आए और मेरी जिंदगी से अंधेरा हटा दिया। हॉल्म्स कुछ क्षण के लिए रुक गया, जैसे ये शब्द उसे छू गए हों। फिर उसने कहा, हम सबके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब कोई हमें बचाता है। आज वो क्षण आपका था। वॉटसन ने गाड़ी में बैठते हुए कहा,
हॉल्म्स, लंदन बुला रहा है। हॉल्म्स ने आखिरी बार मैनर हाउस को देखा, फिर बोला, हाँ वॉटसन, और अभी कई रहस्य हमारे इंतजार में होंगे। गाड़ी आगे बढ़ गई। थोर ब्रिज, मैनर हाउस और उसकी छायाएं पीछे छूट गई। सामने 221 बी बेकर स्ट्रीट की दुनिया और नए केसों की आहट। हॉल्म्स उस पत्थर के पास बैठा रहा जहां उसे छोटा सा नुकीला निशान मिला था। वो चुपचाप उस जगह को देख रहा था, जैसे वहां कोई अदृश्य शब्द लिखे हों। मैंने उसकी आंखों में एक दुर्लभ चमक देखी। ये वही चमक होती थी जब कोई कठिन पहेली उसकी मुट्ठी में आने वाली होती थी। हॉल्म्स ने धीरे से कहा, वॉटसन, ये निशान, यही इस पूरे रहस्य की चाबी है। मैंने हैरानी से पूछा, एक छोटा सा खरोचनुमा निशान, इससे कैसे? हॉल्म्स मुस्कुराया, तुम देखना, वही बताएगा कि गोली किस दिशा से चली, किसने चलाई और किसने बिल्कुल नहीं। हम वापस सीढ़ियों की ओर चले जो पुल से घर की तरफ जाती थी। चौड़ी सीढ़ियां, उन पर पत्तों की परत और दोनों तरफ लैंप पोस्ट। हॉल्म्स एक एक सीढ़ी को ऐसे देख रहा था जैसे हर पायदान उस पर कुछ लिख कर गया हो। कुछ मिनट बाद वो रुका और बोला, वॉटसन, ये कदमों के निशान देखो। मैंने झुककर देखा। बारिश के बाद कीचड़ अभी भी गीला था और उस पर 2-3 पैरों के धुंधले प्रिंट थे। हॉल्म्स ने उंगली रखकर कहा, ये मरिया गिब्सन के पैरों के नहीं, ये किसी मर्द के जूते हैं, बड़े साइज के। मैं चौंका, लेकिन पुलिस ने कहा था कि उस वक्त पुल पर सिर्फ 2 लोग थे, मरिया और मिस दुम्बर। हॉल्म्स ने ठंडी सांस ली। पुलिस ने वही माना जो उन्हें सामने दिखा। असली सच्चाई अक्सर आंखों को नहीं, दिमाग को पकड़ में आती है। हम कुछ दूर और आगे गए तो हॉल्म्स पेड़ों के बीच के रास्ते पर रुका। वो घुटनों के बल बैठ गया और मिट्टी को हाथ से छुआ। फिर बोला, यहां किसी ने काफी देर खड़े होकर इंतजार किया है। मैंने पूछा, कौन? हॉल्म्स बोला, हत्यारा, वही जिसने सब कुछ सेट किया। उसकी आवाज बेहद शांत थी, पर शब्दों में आग थी। थोड़ी देर तक वो जमीन को नापता रहा, फिर पेड़ों की ओर देखकर पूछा, वॉटसन, क्या तुमने कभी किसी पेड़ की टहनी को इस तरह झुका हुआ देखा है? मैंने देखा। एक पतली सी टहनी अस्वाभाविक रूप से नीचे झुकी हुई थी। हॉल्म्स ने उसे हाथ से छुआ। टहनी तुरंत ऊपर वापस चली गई, टेंग जैसी आवाज करते हुए। हॉल्म्स बोला, यही यही है वो चीज जिसे किसी ने नोटिस ही नहीं किया। मैं हैरान था। हॉल्म्स, एक टहनी? हॉल्म्स बोला, टहनी नहीं, वॉटसन, ट्रिगर। उसके शब्दों ने मेरी रीढ़ में झुरझुरी दौड़ा दी। हम वहां से थोड़ी दूरी पर खड़े हो गए ताकि हॉल्म्स बिना रुकावट सब कुछ दिखा सके। उसने कहा, अब कहानी का असली रूप समझो। हॉल्म्स ने धीरे धीरे पूरा दृश्य समझाना शुरू किया। हत्यारा यहां खड़ा हुआ। उसने पेड़ के पास के निशान की ओर इशारा किया। फिर उसने एक धागा या पतली रस्सी ली, उसे इस टहनी में फंसाया और दूसरी तरफ उस भारी रिवॉल्वर को बांध दिया। मैंने कहा, तो गन हवा में लटक रही थी? हॉल्म्स बोला, हल्की, बहुत हल्की पकड़ में, टहनी के तनाव पर। मैं ध्यान से सुनता रहा। हॉल्म्स बोला, जब मरिया गिब्सन पुल पर आई तो हत्यारे ने रस्सी धीरे से ढीली छोड़ी। टहनी झटके से ऊपर उठी और उसी झटके में ट्रिगर दब गया। मेरे मुंह से निकला, मतलब गोली किसी ने हाथ से नहीं चलाई? हॉल्म्स ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, बिल्कुल, एक सेल्फ फायरिंग मैकेनिज्म, ताकि ऐसा लगे कि गोली मिस दुम्बर ने चलाई। लेकिन हथियार मरिया के हाथ में कैसे गया? हॉल्म्स ने कहा, गन रस्सी छूटते ही उछलकर आगे गिरी और मरिया की तरफ आई। हत्यारे ने पूरी प्लानिंग इसी के लिए की थी कि हथियार कारनामेज के बाद विक्टिम के पास मिले। मैं दंग रह गया। हॉल्म्स ने कहा, वॉटसन, यह हत्या नहीं, बल्कि एक परफेक्टली ऑर्केस्ट्रेटेड सुइसाइड लाइक मर्डर था, जिससे किसी निर्दोष को फंसाया जा सके। हम वापस पुल पर पहुंचे। हॉल्म्स ने उस पत्थर पर फिर उंगली रखी जहां उसे नुकीला निशान मिला था।
ये निशान गन के टकराने से बना है। जब गोली चली, रिकॉल से गन यहां आकर लगी। यही वो क्लिंचिंग प्रूफ है। मैंने गहरी सांस ली। तो मिस दूम्बर पूरी तरह निर्दोष है? हॉल्म्स बोला, हां, वो तो इस साजिश की सबसे बड़ी शिकार है। मैंने पूछा, हॉल्म्स, लेकिन असली हत्यारा कौन? हॉल्म्स ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब उदासी थी। हॉल्म्स ने कहा, वॉटसन, इस केस का सबसे दुखद सच यही है कि मरिया गिब्सन ने खुद अपनी मौत का जाल बुना। मैं स्तब्ध रह गया। हॉल्म्स धीरे से बोला, उसका उद्देश्य सिर्फ एक था, अपने पति को बदनाम करना और मिस दूम्बर को हमेशा के लिए नष्ट कर देना। जेलसी उसे अंदर से खा चुकी थी। वो चाहती थी कि उसका पति जिंदगी भर मिस दूम्बर को उसकी कथित हत्या के लिए दोषी समझता रहे। मैं बोला, लेकिन कोई महिला इतनी भयानक योजना कैसे बना सकती है? हॉल्म्स ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, मानवीय भावनाओं से बड़ा कोई जहर नहीं होता। वॉटसन, खासकर ईर्ष्या। हम दोनों चुप हो गए। पेड़ों की पत्तियों में से होकर हवा गुजर रही थी और सीढ़ियों के पास सूखे पत्ते उड़ रहे थे। हॉल्म्स ने कहा, अब हमें तुरंत मैपल्टन हॉल वापस जाना होगा। मिस्टर गिब्सन को यह सच्चाई बतानी है और इंस्पेक्टर को मिस दूम्बर को तुरंत रिहा करवाना है। हम दोनों जल्दी जल्दी चलने लगे। किलानुमा हॉल दूर से दिख रहा था। उसकी ऊंची खिड़कियों में शाम की हल्की सुनहरी रोशनी भर गई थी। अंदर पहुंचते ही हमने मिस्टर गिब्सन को बुलवाया। वो बेचैन थे, आंखें लाल, चेहरा तना हुआ। हॉल्म्स ने बहुत शांत आवाज में कहा, मिस्टर गिब्सन, आपके केस की सच्चाई मेरे सामने पूरी तरह स्पष्ट है। गिब्सन ने भारी स्वर में पूछा, डॉक्टर वॉटसन। मिस्टर हॉल्म्स, बताइए। हॉल्म्स बोला, आपकी पत्नी ने स्वयं अपनी मृत्यु की योजना बनाई थी ताकि मिस दूम्बर को हत्यारिन साबित किया जा सके। यह सुनकर गिब्सन जैसे पत्थर हो गया। एक पल तक उसकी सांस ही अटक गई। मैंने देखा, उसके चेहरे पर शौक, दर्द, पछतावा सब एक साथ उमड़ आए। गिब्सन धीरे से बोला, नो, नो, ये असंभव है। हॉल्म्स ने कहा, मुझे दुख है, पर यही सच है। आपके लिए यह कठोर होगा। लेकिन मरिया के मन में ईर्ष्या ने अंधेरा भर दिया था। गिब्सन ने सिर पकड़ लिया। हॉल्म्स चुप रहा। कमरे में एक भारी खामोशी भर गई। कुछ देर बाद गिब्सन बोला, मिस्टर हॉल्म्स, मिस दूम्बर को इस बदनामी से बाहर निकालिए। जो भी करना हो कीजिए। मैं अपनी तरफ से हर मदद करूंगा। हॉल्म्स ने सिर हिलाया। हम अभी जाते हैं इंस्पेक्टर से मिलने। हम दोनों बाहर निकल आए। रात पूरी तरह उतर चुकी थी और पेड़ों के बीच से चांदनी छनकर जमीन पर बिखर रही थी। हॉल्म्स ने कहा, वॉटसन, मिस दूम्बर की रिहाई अब केवल एक औपचारिकता है। मैंने कहा, हॉल्म्स, तुमने ये केस सच में अविश्वसनीय तरीके से हल किया है। हॉल्म्स मुस्कुराया, वॉटसन, विज्ञान और अवलोकन की शक्ति को कभी कम मत आंकना। सबसे उलझे हुए जाल भी तार तार हो जाते हैं। हम इंस्पेक्टर के ऑफिस की ओर बढ़ने लगे। कहानी अपने अंतिम सच की ओर बढ़ रही थी। हम दोनों रात की ठंडी हवा में इंस्पेक्टर के ऑफिस की ओर बढ़ रहे थे। हॉल्म्स के कदम तेज थे, जैसे वो हर सेकंड मिस दूम्बर की बंद कोठरी के बोझ को महसूस कर रहा हो। इंस्पेक्टर मेसन पहले ही जाग रहे थे, क्योंकि हॉल से खबर पहुंच चुकी थी कि हॉल्म्स को कुछ बड़ा मिला है। जैसे ही हम अंदर गए, मेसन खड़े हुए और बोले, मिस्टर हॉल्म्स, क्या आपको कोई अहम सुराग मिला? हॉल्म्स ने शांत स्वर में कहा, इंस्पेक्टर, न सिर्फ सुराग, पूरा सच मिल गया है। मेसन ने भौहें चढ़ाई, बताइए। हॉल्म्स बोलना शुरू किया। उसकी आवाज स्थिर थी, जैसे किसी सर्जन की चाकू की धार। आपको पुल पर मिला हथियार किसी इंसान के हाथ से नहीं चला था। इंस्पेक्टर ने चौंक कर कहा, क्या? हॉल्म्स ने मेज पर अपने दस्ताने रखे और समझाना शुरू किया। ये एक यांत्रिक ट्रिक थी। पेड़ की झुकी हुई टहनी को रस्सी के जरिए रिवॉल्वर से बांधा गया था। जैसे ही रस्सी छोड़ी गई, टहनी ऊपर उठी, ट्रिगर दबा, गोली चली
और रिकॉइल में गन उछलकर आगे जा गिरी। मेसन कुछ पलों तक स्तब्ध रहे, फिर बोले, लेकिन फिर गोली किसने चलाई? हॉल्म्स ने बहुत नरमी से कहा, मरिया गिब्सन ने खुद। इंस्पेक्टर ने कुर्सी पकड़ी। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर हॉल्म्स? क्या ये आत्महत्या थी? हॉल्म्स बोला, हां इंस्पेक्टर, ये आत्महत्या थी, पर एक खतरनाक ट्विस्ट के साथ। ये सुइसाइड नहीं, बल्कि प्लान्ड फ्रेम सुइसाइड थी। मिसेस गिब्सन चाहती थी कि मिस दूम्बर को दोषी ठहराया जाए। उन्होंने पहले से एक पत्र लिखवाकर मिस दूम्बर को पुल पर बुलाया, फिर उस गनमशीन को सेट किया और खुद गोली के सामने खड़ी हो गई। कमरा पल भर के लिए पूरी तरह चुप हो गया। इंस्पेक्टर मेसन ने गहरी सांस ली। मिस्टर हॉल्म्स, अगर यह सच है तो मिस दूम्बर पूरी तरह बेकसूर है। हॉल्म्स ने दृढ़ आवाज में कहा, बिल्कुल, और उसे तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। मेसन ने तुरंत आदेश दिया। 2 सिपाही नीचे जेल की कोठरियों की ओर दौड़ पड़े। कुछ मिनट बाद मिस दूम्बर को लाया गया। उसके चेहरे पर भय, थकान और उम्मीद, तीनों एक साथ थे। वो हमें देखते ही रुक गई। हॉल्म्स ने उसकी ओर देखकर कहा, मिस दूम्बर, आपको अब किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या क्या मेरी बेगुनाही साबित हो गई? हॉल्म्स ने सिर हिलाया। हां, आपका इस अपराध से कोई संबंध नहीं। आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जिस जाल में आपको फंसाने की कोशिश की गई थी, वो जाल खुद टूट चुका है। मिस दूम्बर ने दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया और कुछ पल तक रोती रही। उस रोने में राहत थी, डर का अंत था और एक भारी बोझ उतर जाने का सुकून था। इंस्पेक्टर मेसन ने स्नेहपूर्वक कहा, आप बिल्कुल आजाद हैं मिस दूम्बर। आप पर लगा हर आरोप हटाया जा रहा है। हॉल्म्स खामोशी से खड़ा रहा। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में संतोष और गहन करुणा थी। थोड़ी देर बाद मिस दूम्बर शांत हुई और बोली, मिस्टर हॉल्म्स, मैं आपकी आभारी हूं। अगर आप नहीं होते तो मैं कभी भी इस झूठे आरोप से बाहर नहीं निकल पाती। हॉल्म्स ने धीरे से कहा, सच्चाई को सिर्फ पहचाने जाने की जरूरत होती है मिस दूम्बर। वो हमेशा अपना रास्ता खुद बना लेती है। इसके बाद हम मैपल्टन हॉल की ओर लौटे ताकि मिस्टर गिब्सन को अंतिम रिपोर्ट दी जा सके। हॉल में कदम रखते ही माहौल भारी और उदास महसूस हुआ। एक घर जहां अभी अभी एक दुखद सच सामने आया था। मिस्टर गिब्सन हमारे इंतजार में खड़े थे। उनके चेहरे पर गहरी उदासी थी। हॉल्म्स ने कहा, मिस्टर गिब्सन, इंस्पेक्टर मिस दूम्बर को रिहा कर चुके हैं। वो पूरी तरह निर्दोष है। गिब्सन ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी आंखें लाल थी, शायद पछतावे से भरी हुई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मिस्टर हॉल्म्स, ये सब मेरी वजह से हुआ। मरिया ने जो किया, वह मेरे ठंडे व्यवहार, मेरी गलतियों और घर की खामोशियों से जन्मा होगा। हॉल्म्स ने उसे रोका। आप खुद को दोषी न ठहराएं। आपकी पत्नी की मानसिक स्थिति ईर्ष्या और भ्रम से भरी हुई थी। ये कोई भी नहीं रोक सकता था। गिब्सन ने लंबी सांस ली। फिर भी मैं अपनी तरफ से मिस दूम्बर से माफी मांगूंगा और जहां तक मेरी क्षमता है उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर लाने में मदद करूंगा। हॉल्म्स ने कहा, यही सबसे उचित कदम होगा। कुछ देर के लिए कमरा चुप रहा। आखिर में गिब्सन ने आगे बढ़कर हॉल्म्स का हाथ पकड़ा। मिस्टर हॉल्म्स, आपने न सिर्फ सच खोजा, बल्कि किसी निर्दोष की जिंदगी वापस लौटा दी। मैं आपका ऋणी हूं। हॉल्म्स ने विनम्र आवाज में कहा, सच का ऋण किसी का नहीं होता मिस्टर गिब्सन। हम विदा लेकर बाहर निकले। रात की हवा अब हल्की थी, जैसे कोई बोझ हट गया हो। हम दोनों सड़क पर धीरे धीरे चल रहे थे। मैंने कहा, हॉल्म्स, कभी कभी लगता है कि तुम किसी मैजिशियन जैसे हो। हॉल्म्स मुस्कुराया, नहीं वॉटसन, जादू नहीं, सिर्फ अवलोकन। दुनिया में ज्यादातर चीजें खुद ही बोलती हैं, बस उन्हें सुनना पड़ता है। मैंने हंसते हुए कहा,
और वो काम तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। हॉर्न्स ने अपनी पाइप जलाते हुए कहा, मुझे खुशी है कि इस बार एक निर्दोष बच गई। कई बार केस हल होता है, लेकिन दिल भारी रह जाता है। आज ऐसा नहीं है। हमने मैपल्टन हॉल को पीछे छोड़ते हुए सड़क पर चाल बढ़ाई। ठंडी रात, सितारे और उस पुल की चुप तस्वीर, सब कुछ दूर पीछे छूटता जा रहा था। हॉर्न्स ने अंतिम बार कहा, वॉटसन, इस केस के लिए मैं यही कहूंगा, मनुष्य के भाव तर्क से कहीं अधिक गहरे और खतरनाक होते हैं। मैंने सिर हिलाया। हम दोनों अंधेरी सड़क पर चलते गए, जैसे कोई लंबी पहेली आखिर पूरी हुई हो। द एंड।